नमस्कार। गांधी विमर्श में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। यह गांधी विमर्श की 5वीं कड़ी है। पिछली कड़ियों में हमने गांधी विमर्श के अनुक्रम 9 तक पर विचार किया है। राष्ट्र, सभ्यता, धर्म, राजनीति, स्वराज, शिक्षा, स्त्री, दलित एवं स्वास्थ्य, इन मुद्दों को हमने गांधी की दृष्टि से देखने की कोशिश की है। और अब इस 5वीं कड़ी में हम गांधी विमर्श के अगले अध्यायों पर विचार करेंगे। इसके अंतर्गत 10वें अध्याय में प्रौद्योगिकी, 11वें अध्याय में पर्यावरण, 12वें अध्याय में विकास एवं 13वें अध्याय में भूमंडलीकरण की चर्चा की गई है। 10वां अध्याय प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी पर आधारित है। प्रौद्योगिकी विमर्श। इस अध्याय में हमने यह दिखाने का प्रयास किया है कि गांधी की दृष्टि में यंत्र मनुष्य के लिए जरूरी हैं, लेकिन वो मनुष्य के नियंत्रण में रहें। मनुष्य यंत्रों के नियंत्रण में नहीं चला जाए। और इस तरह हम देखते हैं कि अंधाधुंध मशीनीकरण पाप है गांधी की दृष्टि में। गांधी इसे सांप का बिल मानते हैं, जिसमें एक नहीं बल्कि अनगिनत सांप हैं। और वो चाहते हैं कि हम भारतीय परंपरा, हिंदुस्तानी नीति को अपनाएं और वैसे ही यंत्रों का उपयोग करें जो मनुष्य के लिए आवश्यक हों, जिसमें मनुष्य की गरिमा संरक्षित रहे। गांधी ने हिंद स्वराज में लिखा है कि हमने देखा कि मनुष्य की वृत्तियां चंचल हैं। उनका मन बेकार की दौड़ धूप क्या करता है। उसका शरीर जैसे जैसे ज़्यादा दिया जाए वैसे ऐसे ज़्यादा मांगता है। ज़्यादा लेकर भी वह सुखी नहीं होता। भोग भोगने से भोग की इच्छा बढ़ती जाती है। इसलिए हमारे पुरखों ने भोग की हद बांध दी। ऐसा नहीं था कि हमें यंत्र वगैरह की खोज करना ही नहीं आता था, वरन हमारे पूर्वजों ने देखा कि लोग अगर यंत्र वगैरह की झंझट में पड़ेंगे तो गुलाम ही बनेंगे और अपनी नीति छोड़ देंगे। इसलिए उन्होंने सोच समझकर कहा कि हमें अपने हाथ पैरों से जो काम हो सके वही करना चाहिए। हाथ पैरों का इस्तेमाल करने में ही सच्चा सुख है, उसी में तंदुरुस्ती है। ये गांधी की सोच यंत्र के संबंध में। इन तमाम चीज़ों को हमने इसमें स्पष्ट करने का प्रयास किया है। फिर हमने यह भी देखा है किस तरह से गांधी के यंत्र संबंधी ये विचार भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को पसंद नहीं थे और उन्होंने गांधी की बात नहीं सुनी और आधुनिक भारत में यंत्रों का जाल बिछाने का प्रयास किया। और उन्होंने
बड़े बड़े बांधों एवं बड़े बड़े उद्योगों को आधुनिक भारत के मंदिरों की संज्ञा दी। फिर अन्य अध्यायों की तरह इस अध्याय में भी गांधी के विचारों की आलोचना, उसका समुचित प्रत्युत्तर, आधुनिक संदर्भ और निष्कर्ष प्रस्तुत किया गया है। प्रौद्योगिकी के बाद हमने पर्यावरण की चर्चा की है, जिसमें हमने यह दिखाने का प्रयास किया है कि गांधी के चिंतन में समग्र जीवन एवं संपूर्ण विश्व की चिंता है। गांधी संपूर्ण विश्व के कल्याण की दृष्टि से आगे बढ़ते हैं और उनका सभ्यता दर्शन उनके पर्यावरण विमर्श से गहरे जुड़ा हुआ है। सादगी, संयम, त्याग, सहकार एक तमाम आदर्श के माध्यम से ही हम पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्यों को पूरा कर सकते हैं। और अच्छा तो यह है कि हम पर्यावरण का नुकसान करना बंद कर दें। प्रकृति पर्यावरण खुद अपना संरक्षण कर लेगी, अपना शुद्धिकरण कर लेगी। आज हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन में गंगा निर्मल हो रही है, जमुना भी निर्मल हो रही है, दूर दूर से पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। जिस गंगा को हमने करोड़ों अरबों रुपये खर्च कर निर्मलता की प्राप्ति नहीं हो पाई, वो गंगा आज बिना किसी प्रयास के स्वच्छ होने लगी है। इन तमाम चीज़ों पर इसमें विमर्श प्रस्तुत किया गया है। पुनः गांधी के विचारों की आलोचना, फिर उनका वर्तमान संदर्भ और निष्कर्ष अन्य अध्यायों की तरह ही इस अध्याय का भी फॉर्मेट है, इसकी भी एक विशेषता है। पर्यावरण के बाद 12वें अध्याय में हमने विकास की चर्चा की है, जिसमें यह बताया गया है कि गांधी समग्र विकास की परिकल्पना करते हैं, अस्थायी विकास की परिकल्पना करते हैं, सर्वोदय की परिकल्पना करते हैं, और जिसमें एक आदर्श अर्थशास्त्र की परिकल्पना छुपी हुई है, नीतिपूर्ण अर्थशास्त्र की परिकल्पना छुपी हुई है। नीति विहीन अर्थशास्त्र अनर्थशास्त्र है। किस तरह गांधी न्यासिता के विचार प्रस्तुत करते हैं। गांधी का समाजवाद देशज समाजवाद किस रूप में विकसित होता है, जो ईशावास्योपनिषद के प्रथम मंत्र से लेते हैं। तेन तक्तेन भुंजिथा, त्याग पूर्वक भोग करो, इस आदर्श से लेते हैं। फिर उन्हें स्वदेशी, उनकी दृष्टि में क्या है, स्वदेशी का सही संदर्भ क्या है, इन तमाम चीज़ों को हमने इस अध्याय में देखने का प्रयास किया है। फिर अन्य अध्यायों की तरह इस अध्याय में भी आलोचना, वर्तमान संदर्भ और निष्कर्ष प्रस्तुत किया गया है। तो वर्तमान संदर्भ की कुछ पंक्तियाँ आप लोगों के लिए मैं प्रस्तुत करना चाहूँगा कि आज विकास को महज चंद इंफ्रास्ट्रक्चर तक समेट दिया गया है। इसके अंतर्गत विपाशा यानी बिजली, पानी एवं सड़क को ही विकास का पर्याय मान लिया गया है। सरकार बाजार एवं जनसंचार में विपाशा का प्रचार प्रसार करने में लगी है। फिर भी गांव देहात, कस्बे और शहरों की झुग्गी झुपड़ियों में रहने वालों के लिए यह विपाशा किसी परिकथा की नायिका से कम दुर्लभ नहीं है। आज भी लगभग आधे गांव में बिजली की समुचित व्यवस्था नहीं है।
शुद्ध पानी से भी लगभग 50% लोग महरूम हैं और राजमार्गों का चाहे जितना विकास हुआ हो, लेकिन आधे से अधिक गांव तक आज भी पक्की सड़क नहीं पहुंची है। ऐसे में लोग तो बस आदम गोंडवी को दोहरा रहे हैं कि जो उलझ कर रह गई है फाइलों की जाल में, रोशनी वह गांव तक पहुंचेगी कितने सालों में। तो विकास की रोशनी गांव तक पहुंचे, इन बातों पर इस अध्याय में विमर्श किया गया है। इस पुस्तक का अंतिम अध्याय 13वां अध्याय वो भुवंडरीकरण है और इस अध्याय की शुरुआत लॉर्ड मैकाले के एक वक्तव्य से होती है। आप सभी जानते हैं कि मैकाले ने कहा था ब्रिटिश संसद में दिए गए अपने एक भाषण में कि मैंने भारत के ओर छोर का भ्रमण किया, मैंने एक भी आदमी नहीं पाया जो अनैतिक या चोर हो। इस देश में मैंने ऐसी समृद्धि, ऐसे सक्षम व्यक्ति तथा ऐसी प्रतिभा देखी है कि मैं समझता हूँ कि इस देश को विजित करने के लिए इसके सांस्कृतिक एवं नैतिक मेरुदंड को तोड़ना जरूरी है। यदि भारतवासी यह सोचने लगें कि जो विदेशी एवं अंग्रेजी है वह उनके अपने आचार विचार से अच्छा एवं बेहतर है, तो वे अपना आत्मसम्मान एवं अपनी संस्कृति खो देंगे। फिर वे एक पराधीन कौम बन जाएंगे जो हमारी चाहत है। लॉर्ड मैकाले। तो लॉर्ड मैकाले के इस वक्तव्य के अनुरूप भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक एवं नैतिक ताने को छिन्न भिन्न करने, उसके बारे में दुष्प्रचार फैलाने का काफ़ी प्रयास किया गया और दुनिया भर में यह झूठ फैला दिया गया कि भारत सपेरों, लुटेरों, सन्यासियों एवं भिखारियों का देश है, यहाँ के लोग असभ्य, अज्ञानी, अंधविश्वासी, भीरू एवं कायर हैं और उनमें परस्पर एकता एवं राष्ट्रीयता का घोर अभाव है। एक तरह से जो भारत हजारों वर्षों की गौरवशाली यात्रा करते हुए न केवल आर्थिक दृष्टि से वरन सभ्यता, संस्कृति, नैतिकता एवं ज्ञान विज्ञान के दृष्टि से भी कई शिखर छू चुका था, उसे व्यक्तित्वहीन करार दिया गया। इससे भारतीयों के स्वावलंबन, स्वदेशी एवं स्वराष्ट्रवाद की भावना को भी गहरा धक्का लगा। भारत की इसी नकारात्मक छवि को प्रायः सभी विदेशियों और बहुसंख्य भारतीय बुद्धिजीवियों ने भी अंगीकार कर लिया और भारतीय सभ्यता संस्कृति के बरक्स पश्चिमी और विशेषकर अंग्रेजी सभ्यता संस्कृति को निर्विवाद रूप से श्रेष्ठ घोषित कर दिया गया। इसके बाद एक मृग मारीचिका की तरह अंग्रेजों के नेतृत्व में वहीं के ज्ञान विज्ञान, साहित्य दर्शन, आचार विचार, भाषा व्यवहार एवं सभ्यता संस्कृति के अनुकरण में ही भारतवर्ष का सर्वकालिक हित दिखाई देने लगा। यही वह समय था जब नेल्सन मंडेला के शब्दों में औपनिवेशिक मनुष्य ने सोचना छोड़ दिया था और उसका समर्थ होने का एहसास लुप्त हो चुका था। संकट की उस घड़ी में मोहनदास करमचंद गांधी ने उसे सोचना सिखाया और उसके सामर्थ्य के एहसास को पुनर्जीवित किया। यही गांधी के विचारों का एक खास महत्व है। गांधी के विचारों का मूल्यांकन करते हुए हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आज बस इतना ही। अगली कड़ी में
हम भूमंडलीकरण के अंतर्गत हमने जिन बिंदुओं को शामिल किया है उसे आप सबों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे और साथ ही हम इस पुस्तक में उपयोग में लाई गई सामग्रियों जो संदर्भ ग्रंथ सूची के अंतर्गत हमने संकलित की है उसकी एक झांकी आप सबों के सम्मुख प्रस्तुत करेंगे और फिर गांधी का संक्षिप्त जीवन प्रयोग प्रस्तुत करेंगे। इसके साथ ही इस पुस्तक के अनुक्रम का पाठ समाप्त होगा और फिर हम इस पुस्तक के मूल अध्यायों, मूल विमर्शों को आप सबों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे, राष्ट्र से लेकर भूमंडलीकरण तक। तो आज बस इतना ही। आप सबों ने हमें अपना कीमती समय दिया, इसके लिए हम आप सबों के आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।